बीजेपी पर नीतीश कुमार ने आज तक से बात करते हुए बड़ा हमला साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के धोखे से सीटें कम हुई हैं। जो जीत कर आए वो भी ये कह रहे थे और जो हार गए वो साफ साफ कह रहे थे। उनका इशारा साफ था कि हमने महागठबंधन को तोड़कर बीजेपी का साथ जब लिया तो बीजेपी ने हमें हराने की भरसक कोशिश की। हमारे जो विधायक जीते वो भी इस बात को कह रहे हैं और जो हार गए वो बीजेपी को दोष दे रहे हैं। जो जीते वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने सहयोग नहीं दिया था। लेकिन जब सवाल प्रधानमंत्री पद को लेकर हुआ तो कहा देखिए फोन तो लगातार आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, हालांकि मेरा व्यक्तिगत मन नहीं है। सब कुछ कहकर भी वो कुछ नहीं कह गए। इन सब के बीच आरसीपी सिंह को लेकर उनके मन की पीड़ा जो थी निकली। 10-12 मिनट के इंटरव्यू में 7 मिनट तक वो तकरीबन आरसीपी सिंह पर कहते हुए नजर आए। ऐसे में ये पूरी बातचीत हम आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार धीरे धीरे लय पकड़ते दिख रहे हैं। बिहार का पिच उनके लिए नया नहीं है। तेजस्वी के साथ पार्टनरशिप भी नई नहीं है। एक पारी दोनों ने साथ साथ खेली थी, लेकिन दूसरी पारी में खासा वक्त लग गया। नई इनिंग है तो थोड़ी शुरुआती हिचक रही, लेकिन नीतीश ने अब लाइन लेंथ पकड़ ली है। उन्होंने बाउंसर उछालना शुरू कर दिया है। चुनाव लड़े और बात है, हम लोगों का लोग सपोर्ट किया उनका और उनका टोटल हम लोगों के खिलाफ। तो हम लोगों का तो जो सीटवा कम गया तो एक एक आदमी ना शुरू से बोल रहा है हम लोगों के दल का। वो लोग करेगा आप लोग धोखा दे दिए। हाँ हम क्यों क्या दिया है धोखा? जरा हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछ लीजिए। ये सब बात नहीं, हम तो बर्दाश्त किए रहे। हम तो नहीं बनना चाहते थे। हम तो पहले कह रहे थे कि ना हमको जरूरत नहीं मुख्यमंत्री बनने का। 2 दिन से बीजेपी नीतीश को तरह तरह से घेर रही थी। उनको कई मोर्चों पर आजमाया जा रहा था। बीजेपी से विश्वासघात पर, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पर, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी आरजेडी से हाथ मिलाने पर नीतीश 2 दिन से सब देख सुन रहे थे। आज उन्होंने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया। बीजेपी से रिश्ते क्यों बिगड़े, इस पर नीतीश ने अंदर की कहानी बताई। आज जो स्थिति है समाज में, किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा है। लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है। समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है। हाँ ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे हम 1.5-2 महीना से बात कर रहे थे। जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी हम किससे बात नहीं कर रहे थे, और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। तो एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए। हाँ वो तो बात हुई। चलो हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ था तब भी लोगों ने बताया था। जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला हारा है। आज की बातचीत से ये साफ हो गया कि नीतीश ने कहां कितना आगे बढ़ना है, कहां किनारे खड़े हो जाना है और कहां दौड़ लगाना है। ये सब तय कर रखा है। जैसे कि ईडी सीबीआई वाले झगड़े के झमेले में वो फिलहाल गहराई में उतरना नहीं चाहते। सवाल लोग पूछ रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने महागठबंधन छोड़ा था वो मुद्दा तो आज भी बरकरार है। ईडी सीबीआई ये सब तो चल ही रहा है। तो उससे हमको क्या मतलब, वो क्या करता है? इस सब से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है। कहा जा रहा है कि आप जो है जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार जो कार्रवाई करती है, ईडी सीबीआई लगा देती है, आपको डर नहीं लगता? हमरा कहला सब का फालतू चीज ये तो जानते ही है। वो तो खुद ही सोचना चाहिए कि जनता में क्या चीज का एक एक चीज जो करिएगा। आज संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, एक एक चीज है, और कौन क्या करते रहते हैं अपना वो करते रहे एक्सप्लेन। आज जो होता है वो भी करता रहेगा। इस सब चीज की हमको कोई है नहीं। नीतीश उन नेताओं में से नहीं है जो हर बात डंके की चोट पर कहे। वो उन नेताओं में है जो इशारों में सारे सूत्र समझा जाते हैं। वो जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहते। 2024 का चुनाव उनका बड़ा पड़ाव होगा, लेकिन उसे पार करने की उन्हें हड़बड़ी नहीं। 2024 के सवाल पर वो हाथ जोड़ लेते हैं और कई जवाब अपनी हथेलियों में छिपा लेते हैं।
ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नीतीश अब आहिस्ता आहिस्ता पत्ते खोल रहे हैं और देश की राजनीति को दिलचस्प बना रहे हैं। सुजीत झा, पटना, आज तक। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्हें समझना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है, और बहुत कुछ और भी कहा है। सही, ये तो कुछ सुनाया हमने नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार को समझना, उनके दिमाग को पढ़ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, सियासतदान ये कहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शुभंकर, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिना पूर्ण बहुमत के 8वीं बार, सबसे कम सीट आई तब भी 8वीं बार। ये कमाल नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार ने अपने इस इंटरव्यू में और क्या बातें कही, सुनवाते हैं आप। हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी, ये जो सरकार बनी है महागठबंधन की, वो एनडीए से किस प्रकार भिन्न होगी? ये तो बिल्कुल भिन्न हो गया। आप तो जान रहे हैं कि यहाँ पर जितने दल हैं और उसमें से 7 एक साथ हो गए और बहुत अच्छे ढंग से काम होगा। पहले से बेहतर काम होगा, खूब बढ़िया ढंग से काम होगा। ये बेरोजगारी और देखिए, हम तो सब दिन काम करते रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा इधर से उधर कई तरह की ऐसी चीजें, लेकिन अब जो है ना, सब दिन हम लोग, आप जानते ही हैं, काम करते रहे हैं। बीच में कुछ स्लो हुआ था मामला। अरे अब अलग अलग आप जानते ही हैं, जो चीज भी कुछ किया जाता था थोड़ा सा अपने ढंग से, कोई अपने ढंग से, तो सब तो है ही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई चुनाव लड़े और बात है, हम लोगों का लोग सपोर्ट किया उनका, और उनका टोटल हम लोगों के खिलाफ, तो हम लोगों का तो जो सीटवा कम गया, तो एक एक आदमी ना शुरू से बोल रहा है हम लोगों के दल का। वो लोग कह रहे हैं आप लोग धोखा दे दिए। हाँ, हम क्यों, क्या दिया धोखा? जरा हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछ लीजिए। ये सब बात नहीं, हम तो बर्दाश्त किए रहे, हम तो नहीं बनना चाहते थे। हम तो पहले कह रहे थे कि ना, हमको जरूरत नहीं मुख्यमंत्री बनने का। एक सवाल ये, लेकिन अपना उन लोगों की बात मान करके इतना दिन जो कर लिए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि अब अपने यहाँ के सब लोग कह रहे थे कि भाई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो अंत में हमको निर्णय लेना पड़ा मंत्रिमंडल का। और आप तो इतना जान लीजिए, मंत्रिमंडल को बहुत जल्दी बनेगा, 15 अगस्त के बाद 16 जल्दी से जल्दी। हम तो कह दिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन हम कह चुके हैं कि अरे कम से कम 15 के तुरंत बाद तो जरूर हो जाना। एक सवाल लोग पूछ रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने महागठबंधन छोड़ा था, वो मुद्दा तो आज भी बरकरार है। ईडी, सीबीआई, ये सब तो चल ही रहा है। तो उससे हमको क्या मतलब, वो क्या करता है? इस सब से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है। असली चीज है, आप जान रहे हैं, जो अलायंस है आपस का, अब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने का है। और पहले तो हम उन लोगों के साथ थे। आपको मालूम है ना भाई कि जो आरजेडी और कांग्रेस आज छोड़ करके हम लोग इन लोगों के साथ आ गए। लेकिन उसके बाद जो भी अनुभव और जो कुछ भी हुआ, वो तो धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो हम लोग फिर वापिस अपना जगह पर चले गए। ये क्या कहा जा रहा है कि आप जो है, जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार जो कार्रवाई करती है, ईडी, सीबीआई लगा देती है, आपको डर नहीं लगता? हमरा कहला सब का फालतू चीज, ये तो जानते ही है, वो तो खुद ही सोचना चाहिए कि जनता में क्या चीज का एक एक चीज जो करिएगा। आज संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, एक एक चीज है, और कौन क्या करते रहते हैं, अपना वो करते रहे एक्सप्लेन, आज जो होता है वो भी करता रहेगा। ये सब चीज की हमको कोई है नहीं, आप देख न लीजिए। अरे भाई 24 को आने न दीजिए, तब न देखिए 24 में बनेंगे उम्मीदवार। अरे हम कहला बनेंगे उम्मीदवार, हम उम्मीदवार नहीं, लेकिन हम सब लोगों को, जो भी हमसे बात कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं सब एकजुट होकर के चलिए, एकजुट होकर के चलेंगे, उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको। आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में। नेतृत्व हमारा नहीं बात है, हमारा है सब लोगों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहला सपना देखें, सबका मिलकर काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचे कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। तो ये थे नीतीश कुमार,
जो कि बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो उम्मीदवार तो नहीं है प्रधानमंत्री के, लेकिन पूरे देश में घूमकर वो विपक्ष को एकजुट करेंगे और एक मजबूत चेहरा जरूर तैयार होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। आशु, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने किया। मतलब गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही बनना है। वैसे भी विपक्ष कह रहा है और सोशल मीडिया खंगाल रहा था, तो वहां से लोग कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। क्या कुछ और प्रतिक्रिया उनकी आ रही है, मैं आपको सुनवाऊंगा, सुनिए। ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर दल के हित में काम नहीं, सारी रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ का आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखे नहीं तो अपने आप ने छोड़ दिया जाए अपना। कौन जानता था कहां से कहां किसको हम लोग बनाए। अब अपना कुछ बोल रहा और मेरे ही बारे में कुछ से कुछ बोलते रहता है। बुद्धि खत्म हो गई तो क्या हो गया? कौन कौन चीज मित्र सुशील मेरे सामने अगर कोई बैठते हैं पार्टी के लोग तो उन पर तो आप सोच सकते हैं, जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया अब वो इस दर की बात बोलता है। आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोग उनको कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है कि इस तरह की कोई बात बोलता है। हम काहे के लिए बात करते हैं? जो चाहते थे वही मिलता था। हम तो इस बार भी जो सरकार बनी तो नहीं बने, डिप्टी हमको बड़ा खराब लगा। तो सोचे कि अब दिल्ली ले गए हैं तो दिल्ली में कुछ बनाएंगे उनको, तो वहां भी कुछ नहीं बने। तब बेचारे कुछ हम पर बोलेंगे तो इससे उनको पटिया वाला फिर कुछ इज्जत दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। निश्चित रूप से बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। सर, अरे आप सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदी होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी समय। और इस बीच तेजस्वी यादव भी दिल्ली आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनके हाथों में सूची है और सोनिया गांधी से मुलाकात भी करने वाले हैं शाम 5:30 बजे। और लालू यादव भी यहीं पर हैं क्योंकि उनका इलाज यहीं चल रहा है। लेकिन सरकार गठन को लेकर क्या हलचल है, चलिए जानते हैं, बता रहे हैं शुभांकर। बिल्कुल आशुतोष, सरकार गठन की बात आपने की। नीतीश कुमार के पास कैबिनेट फाइनल करने के काम में फिलहाल वो जुटे हुए हैं और नीतीश कुमार को आपने सुना भी, वो कह रहे थे कि 15 तारीख के आसपास हम फाइनलाइज कर देंगे। तेजस्वी यादव जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और क्योंकि पिता लालू प्रसाद यादव यहां पर हैं तो ये माना जा रहा है कि फाइनल लिस्ट जो है उसको फाइनलाइज करने के लिए वो लालू प्रसाद यादव की सहमति लेने के लिए पहुंचे हैं, उनसे समझने के लिए पहुंचे। इसके अलावा शाम को सोनिया गांधी से भी उनकी एक अहम मुलाकात है, सोनिया गांधी के निवास पर, जिसमें कांग्रेस की भागीदारी और साथ ही साथ आगे 2024 को लेकर कैसे रणनीतियां हो सकती हैं उस पर चीजें चर्चा में आ सकती हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात और उनके साथ बैठकर लिस्ट को फाइनल करना और उधर सोनिया गांधी से मुलाकात, ये दो चीजें आज बहुत ज्यादा अहम रहने वाली हैं। अदर बीजेपी बार बार ये कह रही है कि देखिए पीएम बनने के लिए दाऊद से भी नीतीश कुमार हाथ मिला सकते हैं। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है, बीजेपी के सांसद हैं जिनकी तरफ से बयान सामने आया है। हालांकि नीतीश कुमार इन सारी बातों से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल परेशान ना होकर अपने तरीके से, अपने अंदाज में लगातार काम और बयान दोनों देते जा रहे हैं। इधर देखिए कुछ और बयान भी सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बयानों का दौर जो है वो काफी तेज हो गया है और इन सब के बीच में संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और कहा कि बिहार में नए गठबंधन के साथ जंगल राज की शुरुआत हो गई है। संबित पात्रा ने जहरीली शराब का मसला उठाया, कहा कि 11 अगस्त को पटना में कार के शोरूम में लूटपाट हुई और इधर यहां पर जहरीली शराब का मामला भी अब गर्मा गया है। सुनिए जरा संबित पात्रा को। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था
कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। भाजपा के लोग जो हैं काम नहीं करने दे रहे, वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी का साफ तौर पे क्लियर माइंड है, अगर कहीं भाई को भाई से लड़ाना, गंगा जमुना तहजीब पे जो खतरा हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब जो हम लोग तो देख रहे थे कि क्या निर्णय होता है, क्या फैसला होता, और उन्होंने फैसला लिया और यहाँ सभी पांचों जो प्री पोल अलायंस महागठबंधन के थे, हम लोगों ने भी निर्णय लिया। असल में हम लोग देश को बचाना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। तो यहां पर आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, और इन सब के बीच में हम आपको बता दें कि लगातार आफत बारिश जो है वो भी सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ी खबर अपने आप में अहम हो जाती है और बीजेपी भी इधर अपनी तिरंगा यात्रा को लेकर आगे बढ़ रही है। डल लेक पर तिरंगा लहराया है और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं कश्मीर की वादियों से, जहां पर प्रसिद्ध डल लेक पर तिरंगा लहराया गया है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, प्रत्येक घर तिरंगा। तो डल लेक पर आपने ये तिरंगा लहराने की खूबसूरत तस्वीरें देखी। हम आपको दिल्ली चांदनी चौक में तिरंगा लहराने की तस्वीरें दिखाते हैं। स्मृति ईरानी यहां पर पहुंची और यहां से भी तस्वीरें जो आई हैं हर घर तिरंगा मुहिम के तहत, वो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। इस वक्त बीजेपी लगातार हर घर तिरंगा मुहिम को देश भर में पहुंचा रही है और ये चांदनी चौक की तस्वीर। चांदनी चौक में आज स्मृति ईरानी पहुंची है और आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से अभी स्मृति ईरानी यहाँ पर ध्वज लहराते हुए और झंडा यहाँ पर पकड़े पैदल चलते हुए चांदनी चौक में आपको दिखाई दे जाएंगी। गौरी शंकर मंदिर से शुरुआत हुई है यात्रा की और शुरुआत के बाद से यहाँ से आगे तक जाती हुई स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची है और झंडा हाथ में लिए स्मृति ईरानी यहाँ पर लगातार यहाँ पर बात नहीं कर पा रही है इस वक्त, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमसे बात करें। लेकिन स्मृति ईरानी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा और तिरंगा झंडे को लेकर जो यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा है लोगों में, उस पर और आगे मैं आपको दिखाऊं कि एक बैंड भी चल रहा है यहाँ पर, आगे एक बैंड भी है और पीछे आपको दिखाई दे जाएगा स्मृति ईरानी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी है और भाजपा सरकार में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। ईडी बनाम दीदी, जहां पश्चिम बंगाल में अब ईडी और दीदी यानी कि तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। ईडी सीबीआई के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जबरदस्त 2 दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के स्वागत का ये अंदाज बता रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार कितनी तेजी से सवालों के गर्त में धंसती जा रही है। अनुब्रत मंडल टीएमसी के नामची नेता हैं, पार्टी का मजबूत चेहरा रहे हैं, लेकिन अब आरोपों के दलदल में फंसे हैं और अब तो आलम यह है कि उनकी अगवानी में चप्पलें लहराई जा रही हैं। गौर कीजिएगा, अनुब्रत मंडल को चप्पलों की बौछार से बचाने के लिए पुलिस को किस कदर पसीना बहाना पड़ रहा है। देखिए कैसे उनके आने से पहले चप्पल ब्रिगेड की तैनाती हो चुकी है।
और अनुव्रत मंडल इन लहराते चप्पलों की जद में ना आ जाएं, इसके लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अनुव्रत मंडल का ये मामला गुरुवार को पूरे दिन तृणमूल कांग्रेस का मुंह चिढ़ाता रहा। पहले से कटघरे में खड़ी ममता सरकार की भी पूरे दिन किरकिरी होती रही। बीरभूम की ये तस्वीर देखिए, जहां अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने ढोल नगाड़े बजवाए। और ये देखिए, ये बीजेपी की विधायक अग्रमित पॉल हैं, जो सड़क पर घूम घूम कर आने जाने वालों को मिठाइयां बांट रही हैं। एक के बाद एक करप्शन की खुलती कहानियों से ममता सरकार की साख पर सवाल है। सफेद दामन वाली ममता सरकार दागदार हो रही है। विधायक, मंत्री से लेकर स्थानीय नेता तक भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते जा रहे हैं और बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट तमाम दल तृणमूल कांग्रेस पर आरोप बरसा रहे हैं। आसनसोल की ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। अनुव्रत मंडल को गुरुवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने मवेशी तस्करी का आरोपी पाया है। आरोप है कि अनुव्रत मंडल बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए मवेशियों की तस्करी करवाते रहे हैं। 2015 से 2017 के बीच बीएसएफ ने 20,000 से ज्यादा मवेशियों के सिर बरामद किए और इनके पीछे तस्करी के तार पाए गए। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को 10 समन भेजे, लेकिन वो हासिल नहीं हुए। सीबीआई जांच से भागते अनुव्रत को आखिरकार बीरभूम से दबोच लिया गया। अनुव्रत मंडल के खिलाफ सीबीआई ने 4 आरोप पत्र दायर किए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को यही लग रहा है कि ये सब उसे बदनाम करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। अनुव्रत मंडल कोई नेता का आचरण नहीं किया, चोर का माफिक आचरण किया। जिन्होंने गाय तस्करी का साथ खुद शामिल है, इतना सारे सबूत उनके खिलाफ है। जो गौ माता को विदेश में बेचते हैं, उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। और तृणमूल का नेता लोग भी देखे ये सीबीआई का बुलावा को नकारने का साजा क्या होता है। जहां पर भी है वहीं से गिरफ्तार किया। टीएमसी जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठाती रही है। आज एक बार फिर ईडीआई सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबूतों और साक्ष्य के पुख्ता आधार को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। सूर्याग्नि रॉय, ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। हिस्सों में बाढ़, बारिश और सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आ रही हैं, जम्मू कश्मीर से भी आ रही हैं, जहां लोग काफी परेशान हैं और दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कुदरत की मार रुक जाए, प्रकोप थम जाए। कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी जलधारा जो चट्टानों के वजूद को चकनाचूर करते हुए बहती हैं। ऐसी जलधारा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए निकलती हैं। ऐसी जलधारा जिसका सामना करने की हैसियत किसी में नहीं होती। ये उत्तराखंड में यमुना घाटी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मूसलाधार मुसीबत बरसी है। आलम यह है कि नदियां किनारों को तोड़कर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नालों में उफान है, सड़कें समंदर हो गई हैं, मैदान तलैया, चारों ओर जल ही जल। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। भारी बारिश ने यहाँ ऐसा कोहराम मचाया कि एटीएम समेत 10 दुकानें बह गईं। बताया जा रहा है कि एटीएम में 24 लाख रुपए मौजूद थे। कई घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। बारिश में उफनते बरसाती नालों ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे पूर्व भी पहले भारी वर्षा हो चुकी है और मेरे द्वारा शासन प्रशासन को
लिखित एवं मौखिक रूप में भी अवगत करवाया गया है। पुरुला क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी कुछ दिन पूर्व आए माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को भी मेरे द्वारा लिखित रूप में दिया गया है, परंतु इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तरकाशी में रात भर भारी बारिश होती रही और लोग डर के साए में जीते रहे। उधर हाईवे पर मलबा आने की वजह से आवाजाही ठप है, दोनों ओर लंबा जाम है। उधर देहरादून में भी भारी बारिश हो रही है। शहर में जिंदगी अस्त व्यस्त है। देहरादून से सटे विकास नगर में भी कुदरत जमकर कोहराम मचा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया गया है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते टिहरी गढ़वाल में देहरादून गंगोत्री हाईवे ठप है। दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। प्रशासन ने जेसीबी मशीनें लगाई हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे ठप है। आवाजाही शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कवायद जारी है। लगातार स्वाला पर स्लाइडिंग हो रही है तो रोड क्लियर भी की जा रही है और ऊपर से अगर स्लाइड हो रहा है तो रोड बंद भी हो रही है। तो इस संबंध में अभी तक रोड खुली नहीं है, लगातार काम चल रहा है और सभी स्टेक होल्डर्स को सूचित कर दिया गया है और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई लगातार की जा रही है। भारी बारिश उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। कहीं मलबे से तबाही की खबर है तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, ये जम्मू कश्मीर में कठुआ और सांबा की तस्वीरें हैं। देखिए सड़कों पर किस कदर पानी भरा हुआ है। बाइकें डूब डूब चल रही हैं। लोग मुश्किल में हैं। शहरों में इस कदर पानी भरा कि घरों में पानी घुस आया। सिर्फ पानी ही नहीं, कुदरत का क्रोध यहाँ इस कदर भड़का कि जमीनें धंसने लगी। ये तस्वीरें श्रीनगर के पास बिलकेदार की तस्वीर है। यहाँ पर डंपर खड़ा था, मगर भूस्खलन शुरू हुआ तो सड़क जमीन में धंसने लगी और आखिरकार डंपर यूं नदी में गिर गया। यूं समझिए कि कुदरत का क्रोध पहाड़ों पर जमकर बरपा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ तेजपाल सिंह चौहान, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली में भी पानी लबालब है और इस बीच यमुना का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। आज शाम तक हथनी कुंड बैराज का भी पानी दिल्ली तक पहुंच जाएगा। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके यमुना के नजदीक न आए, यमुना से दूर रहें, अपने बच्चों का व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाते ही दिल्ली में यमुना की धार बढ़ने लगी है। कल पानी छोड़ा गया, आज शाम तक यमुना और लबालब हो जाएगी। खतरा है कि पानी का लेवल खतरे के निशान को पार न कर जाए। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से कल दोपहर 2 बजे पानी छोड़ा गया। पानी के यमुना में आते ही नदी उफान मारने लगी। पानी का शोर डराने लगा। हरियाणा के यमुनानगर से 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी आज शाम तक दिल्ली तक पहुंच जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि पानी के दिल्ली आते ही यमुना का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा। हथिनी बैराज से पानी छोड़े जाते ही दिल्ली अलर्ट मोड पर आ गई। यमुना के किनारे के इलाके में अनाउंसमेंट होने लगी। लोगों को किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी गई। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके यमुना के नजदीक न आए, यमुना से दूर रहें, अपने बच्चों का व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। यमुना में फिलहाल पानी का लेवल 203.86 मीटर है। चेतावनी स्तर 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। डर है कि कहीं आज शाम तक यमुना का पानी 206 मीटर को पार न कर जाए।
दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। दिल्ली के तमाम जो लो लाइन एरिया है वहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से कल लगभग 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त यमुना का जो जल स्तर है वो 203 के पास है, जो कि खतरे के निशान से महज 1 मीटर जो है वो नीचे है। लेकिन जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से कल 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद से तकरीबन शाम तक यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान